चैप्टर 206 शैडो डोमिनियन पर नियंत्रण। विधिपर्णा अपनी नजरें बिना झपकाए सामने देख रही थी। उसके सामने एक विशाल काला सिंहासन था जो एक गहरी काली आभा बिखेर रहा था, मानो वहां एक भयानक दबाव छा गया हो। यह शैडो डोमिनियन का केंद्र था, पूर्ण शैडो का सिंहासन। सिंहासन से ऊर्जा की एक धारा निकल रही थी जो शैडो डोमिनियन से बाहर जाकर शून्य में गायब हो रही थी। अब 10 दिन बीत चुके थे जब से सिंहासन से यह ऊर्जा प्रवाह निकलना शुरू हुआ था और शैडो मोनार्च की कोर के साथ इसका संबंध बनने लगा था। विधिपर्णा भी रक्तफुहार की तरह इस अजीब स्थिति से उलझन में थी, लेकिन उसकी उलझन इस कनेक्शन के बनने से नहीं थी। वो पहले से जानती थी कि यह होना ही था। जब उसने कुछ समय पहले शैडो एनर्जी का आभास किया था, तभी उसे अंदेशा हो गया था कि यह पल आने वाला है। उसका असली भ्रम इस बात से था कि यह संबंध बहुत धीमी गति से बन रहा था। शुरुआत में सब कुछ बेहद तेजी से हुआ था। केवल 1 मिनट में कनेक्शन 50% तक पहुंच गया था, लेकिन जैसे ही यह 50% तक पहुंचा, अचानक सब रुक गया और जब कनेक्शन दोबारा शुरू हुआ तो उसकी गति इतनी धीमी थी कि वो स्थिति को समझ नहीं पा रही थी। विधिपर्णा के अनुसार मोनार्च कोर के साथ कनेक्शन कुछ ही मिनटों में बन जाना चाहिए था। एक बार कनेक्शन स्थापित हो जाने के बाद मोनार्च कोर को शैडो डोमिनियन का आशीर्वाद मिलना चाहिए था और उसकी शक्ति का लेवल तेजी से बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। सब कुछ उसके अनुमान के विपरीत था। कनेक्शन बेहद धीरे धीरे बन रहा था और यह जानना मुश्किल था कि इसके पीछे क्या कारण था। सबसे निराशाजनक बात यह थी कि वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। उसने सिंहासन की ओर बढ़ने की कोशिश की, हालांकि उसकी शक्ति अद्वितीय थी। जब वो सिंहासन के करीब पहुंची तो उसे एक भारी दबाव महसूस हुआ। जब वो सिंहासन से केवल 50 मीटर दूर थी तो चारों ओर की काली आभा बेचैन हो गई। अचानक शैडो एनर्जी की एक लहर आई और उसे पीछे धकेल दिया। अपनी पूरी ताकत के बावजूद वो उस बल का सामना नहीं कर सकी और उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। शैडो एनर्जी ने उसे 100 मीटर दूर धकेल दिया, लेकिन वो सुरक्षित थी। विधिपर्णा ने सिंहासन की ओर देखा और हल्की सी आह भरी। भले ही शैडो डोमिनियन पर मेरा एकमात्र अधिकार है, फिर भी मैं सिंहासन के पास जाकर वहां से निकलने वाली ऊर्जा की सही जांच नहीं कर सकती, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। कनेक्शन बनने से पहले विधिपर्णा आसानी से सिंहासन के पास जा सकती थी, लेकिन जब से कनेक्शन का प्रक्रिया शुरू हुआ वो उसकी नजदीक नहीं पहुंच सकी। उसे यकीन नहीं था, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि यह एक सुरक्षा तंत्र था ताकि कोई भी कनेक्शन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप न कर सके। ठीक है, क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती, तो चलो बस इंतजार करते हैं और देखते हैं कि कनेक्शन 100% पर पहुंचने के बाद क्या होगा। यह पहले से ही 75% पर है और जल्द ही पूरा होना चाहिए, उसने कहा और एक छोटे सिंहासन की ओर बढ़ी जो मूल शैडो सिंहासन से कुछ दूरी पर था। जब वो उस सिंहासन पर बैठी और अपनी आंखें बंद की तो उसने शैडो डोमिनियन से संबंधित हर चीज को महसूस करना शुरू कर दिया। सील ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी, उसने एक पल ध्यान देकर कहा और अपनी आंखें खोली। उसे पहले से ही पता था कि कुछ लोग सील तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो बाहर की स्थिति पर भी नजर रख सकती थी और उसने पहले ही देख लिया था कि वे राक्षस थे जो सील को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। शैडो डोमिनियन से बाहर निकले हुए उसे काफी समय हो गया था, इसलिए बाहरी दुनिया की मौजूदा स्थिति के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। उसने माल्फा को भी देखा जो सील तोड़ने वाले राक्षसों का नेता था, लेकिन उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि सील जल्द ही टूट जाएगी। जब तक कोई ऐसा व्यक्ति अंदर नहीं आता जिसके पास मोनार्च कोर है, वो इससे निपटने में सक्षम थी। उसकी नजर में माल्फा भी कोई बड़ी बात नहीं था। विधिपर्णा ने महसूस किया कि वो शक्तिशाली है। हां, शक्तिशाली, लेकिन कोई खतरा नहीं। शैडो डोमिनियन के अंदर जहां उसका एकमात्र नियंत्रण था और वो कुछ हद तक शैडो एनर्जी का उपयोग कर सकती थी, उसे विश्वास था कि माल्फा जैसे लेवल के 5 राक्षस भी उसके खिलाफ नहीं टिक पाएंगे। हालांकि मैं उनसे निपट सकती हूं, लेकिन अगर बहुत सारे राक्षस अंदर घुस आए तो परेशानी हो जाएगी। मैं अकेले सभी को रोक नहीं पाऊंगी, उसने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए कहा। क्या मुझे मास्टर द्वारा दी गई चीज का उपयोग करना चाहिए अगर बहुत सारे राक्षस घुस आए? विधिपर्णा ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली। सिंहासन के माध्यम से उसने उस बड़े काले महल के चारों ओर की जमीन पर ध्यान केंद्रित किया जिसमें वो बैठी थी। उसकी इंद्रियां जमीन में गहराई तक चली गई और जल्द ही उसने भूमिगत का नजारा देखना शुरू किया। उसकी इंद्रियां दसियों किलोमीटर तक चली गई
और उसके सामने एक बड़े खुले क्षेत्र की छवि उभरी। ये खुला क्षेत्र सैकड़ों किलोमीटर चौड़ा था और वहां वयस्क मनुष्यों के आकार की हजारों अजीब काली गेंदें तैर रही थी। ये गेंदें पूरी तरह से काली थी और उनके अंदर क्या था, ये अनजान था। विधिपर्णा की मानसिक भावना सभी काली गेंदों के ऊपर से गुजरी, जैसे वो कुछ खोजने की कोशिश कर रही हो। एक मिनट बाद उसकी मानसिक भावना एक खास काली गेंद पर रुक गई। ये गेंद बाकी गेंदों की तरह ही थी, लेकिन जब विधिपर्णा की मानसिक भावना उस पर रुकी तो उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वो कमीना वाल्टर इसके अंदर सो रहा है। क्या मुझे मास्टर द्वारा दी गई वस्तु का उपयोग करना चाहिए और उसे उन राक्षसों के सामने फेंक देना चाहिए? उसकी शक्ति के साथ उन राक्षसों से निपटना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। ये और भी बेहतर होगा अगर वो उन्हें मार डाले और खुद भी नष्ट हो जाए। मुझे ये पसंद नहीं है कि वो हमेशा मास्टर के साथ चिपके रहने की कोशिश करता है। उसने काली गेंद को शत्रुतापूर्ण नजरों से देखते हुए कहा। जैसे ही उसकी शत्रुतापूर्ण निगाहों का असर हुआ, काली गेंद थोड़ी हिल गई। विधिपर्णा ने इसे देखा और उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। चिंता मत करो, भले ही तुम नष्ट हो जाओ, ऐसा नहीं है कि तुम मर जाओगे। आखिरकार तुम पहले से ही मर चुके हो। चैप्टर 207 प्रयोगशाला लैब। एक अनजान जगह पर, एक प्रयोगशाला जैसी जगह में, कीबोर्ड पर तेजी से बटन दबाने की आवाज गूंज रही थी। एक महिला जो लगभग 30 साल की दिखती है, अपनी नीले रंग की आंखों से मॉनिटर पर ध्यान केंद्रित किए हुए थी। उसके लंबे काले बाल थे और उसने एक सफेद डॉक्टर का कोट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर बेपरवाह सा भाव था, जैसे वह किसी महत्वपूर्ण कार्य में खोई हो। उसके पास ही एक पुरुष कांच की ट्यूब में जंजीर से बंधा हुआ था। नली में एक पारदर्शी सफेद तरल भरा हुआ था जो पानी की तरह दिख रहा था। कई पतले पाइप ट्यूब से जुड़े हुए थे जो इस रहस्यमय प्रक्रिया का हिस्सा थे। आदमी बेहोश था और उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। ट्यूब के अंदर एक और जीव था, एक C+ रैंक का राक्षस जो मोटे ऊदबिलाव जैसा दिखता था। उसके शरीर से कई सुइयां जुड़ी हुई थी और ये सुइयां आदमी की ट्यूब की पतली नलियों से जुड़ी थी, जैसे एक जटिल नेटवर्क हो। ठीक है, देखते हैं कि यह काम करेगा या नहीं, महिला ने कुछ देर बाद अपनी मशीन पर से नजरें हटाते हुए कहा और कांच की ट्यूब को ध्यान से देखना शुरू किया। उसने कीबोर्ड पर एंटर बटन दबाया और अचानक ऊदबिलाव से जुड़ी सुइयां हिलने लगी। जो ऊदबिलाव कुछ ही देर पहले बेहोश था, अब वो झटके से जाग गया और दर्द से चीखने लगा। ऊदबिलाव ने सुइयों से मुक्त होने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें तोड़ नहीं पाया। जल्द ही सुइयां उसके रक्त सार से भरने लगी, लाल होकर चमकने लगी। जैसे जैसे सुइयां रक्त सार को सोखने लगी, मोटे ऊदबिलाव का शरीर सिकुड़ने लगा। इस रक्त सार ने पतली पाइपों के माध्यम से काम शुरू हुआ जो उस दूसरी कांच की ट्यूब से जुड़ी थी जिसमें बेहोश आदमी को जंजीर से बांधा गया था। जब रक्त सार ट्यूब में इंजेक्ट हुआ तो पारदर्शी सफेद तरल बैंगनी रंग में बदलने लगा। पहले कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन लगभग 30 सेकंड बाद जब तरल पूरी तरह से शुद्ध बैंगनी रंग में बदल गया तो आदमी का शरीर भी हल्का हल्का हिलने लगा। महिला कंप्यूटर स्क्रीन पर ध्यान लगाए हुए थी, जबकि ऊदबिलाव और आदमी के साथ हो रही घटनाओं पर उसका ध्यान नहीं था। अच्छे इंजेक्शन के बावजूद वो दर्द के कारण जाग जाएगा, उसने अपनी ठोड़ी को रगड़ते हुए कहा। जैसे ही उसने ये कहा, बेहोश आदमी की आंखें अचानक खुल गई। अरूग, उसका शरीर हिंसक तरीके से हिलने लगा। वो चीखना चाहता था, लेकिन ऑक्सीजन मास्क और उसके शरीर के अंदर चल रहे तरल के कारण वो चिल्ला नहीं सका। उसने जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत मजबूत थी। जल्दी ही उसका शरीर गुब्बारे की तरह फूलने लगा। उसके चेहरे पर भय था, लेकिन वो मुक्त होने में असमर्थ था। महिला ने अपने कोमल चेहरे पर बिना किसी परेशानी के ये सब देखा। उसके चेहरे पर एक दिलचस्पी का भाव था। इस बीच मोटे ऊदबिलाव का शरीर सूखे भूसे में बदल गया और आदमी का शरीर भी गुब्बारे की तरह फूलने लगा। आदमी का शरीर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया और अचानक जोरदार धमाके के साथ फट गया। ट्यूब का कांच बैंगनी लाल तरल से रंग गया और मांस के टुकड़े इधर उधर बिखर गए। हाँ, इंसानों को राक्षस की शक्ति देने की सफलता दर बहुत कम है। महिला ने धमाके को देखकर आह भरी। उसके चेहरे पर कोई असहजता नहीं थी। यह नजारा उसके लिए बिल्कुल सामान्य था। तभी लैब के दरवाजे पर एक और महिला अंदर आई। अमारा, तुम फिर से यहां गड़बड़ कर रही हो, उसने कहा। यह महिला की उम्र 20 साल की थी। उसके बाल चांदी के थे और उसने साधारण टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने थे।
जिससे उसकी लंबी टांगें साफ दिखाई दे रही थी। उसकी त्वचा गोरी और हरी आंखें असंतोष से भरी हुई थी। तुम यहां गड़बड़ करने से क्या मतलब है? मैं साफ रूप से काम कर रही हूं, अमारा ने मासूमियत से कहा। हाँ, हमारे लोगों को मारते हुए काम करना, सेरा ने आंखें घुमाते हुए कहा। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अपने प्रयोगों के लिए हमारे लोगों का इस्तेमाल मत करो? अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो बाहर जाओ और खुद कुछ लोगों को पकड़ो। मैं अपने प्रयोगों के लिए सिर्फ बेकार लोगों का ही इस्तेमाल कर रही हूं, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अमारा ने कहा। वैसे जिस व्यक्ति के बारे में तुमने बताया था वो कब आएगा? उसने जल्दी से विषय बदलने की कोशिश की जब उसने सेरा की आंखों में एक धमकी भरा भाव देखा। लायला अपने गिल्ड से जुड़े कुछ मामलों को निपटा रही है। उसने कहा है कि सब कुछ खत्म करने के बाद वो उसे यहां लाएगी। क्या उसने उसे 20 दिन पहले नहीं पकड़ा था? उसे इतना समय क्यों लग रहा है? अरे, जब वो यहां आएगी तो हमें उसे अपने एक प्रयोग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे एक अच्छे लेवल के हंटर के ऊपर परीक्षण करना है, अमारा ने उम्मीद भरी आंखों से सेरा से पूछा। अगर तुम उसे प्रयोग के लिए इस्तेमाल करना चाहती हो तो खुद उसे पकड़ लो, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है, सेरा ने कहा और वहां से जाने लगी। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन उसे अगले 5 दिनों में यहां ले आना चाहिए। कुछ नया करने की कोशिश मत करो और पहले वाला तरीका ही इस्तेमाल करो। अगर उसके बारे में मिली जानकारी सच है तो उसके शरीर की विशेषताएं वाणी के आइस रीपर फिजिक्स से भी बेहतर हो सकता है, सेरा ने कहा और लैब से बाहर चली गई। आइस रीपर फिजिक्स से भी बेहतर हूं, अमारा ने बड़बड़ाते हुए कहा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो आखिरकार ये हो गया, लायला ने अपने फोन पर मैसेज को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। उसे अभी अभी एसोसिएशन से एक मैसेज मिला था जिसमें बताया गया था कि उसका गिल्ड अब गोल्ड रैंक का गिल्ड बन गया है। इस सफलता के साथ उसके गिल्ड के तहत और भी डंजन जुड़ेंगे और एक्वाविले शहर में उसका प्रभाव भी बढ़ेगा। चैप्टर 208 आध्यात्मिक समझ। अब जबकि और गुफा का काम पूरा हो गया है, मुझे उसे वहां लाना होगा, लायला ने अपनी कान को रगड़ते हुए कहा। वो विपिन के साथ जो हो रहा था उससे परेशान थी। उस दिन उसे खाना पहुंचाने के बाद वो दूसरे कामों में व्यस्त हो गई, जिससे उसे विपिन से मिलने का मौका नहीं मिला। उसकी जगह एक नौकर उसकी निगरानी कर रहा था। उस नौकर को आदेश दिया गया था कि वो विपिन का मनोबल तोड़ने के लिए विभिन्न यातना के तरीकों का इस्तेमाल करे। लेकिन अगले ही दिन नौकर का फोन आया जिसमें उसने लायला को बताया कि विपिन के साथ कुछ अजीब हुआ है। जब नौकर विपिन को देखने गया तो उसने उसे कमरे में बेहोश पाया। उसने कई प्रयास किए पर विपिन को जगाने में नाकाम रहा। यहां तक कि लायला का एक बी रैंक का हीलर भी आया जिसने अपने सारे उपचार स्किल का उपयोग किया, लेकिन विपिन को होश में नहीं ला सका। लेकिन वो आदमी भी ये नहीं जान पाया कि विपिन को आखिर क्या हुआ था। अंत में लायला ने उन्हें विपिन को मेडिकल कैप्सूल में रखने का आदेश दिया, जो लोगों की तेजी से ठीक होने में मदद करता है। वो जानती थी कि अगर विपिन मर गया तो वो बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। अगर उन्होंने मुझसे उसे पकड़कर लाने के लिए कहा है तो उन्हें उसकी किसी खास काम के लिए जरूरत होगी, लायला ने सोचा। अगर विपिन उसकी कैद के दौरान मर गया तो उसकी मौत की पूरी जिम्मेदारी उसी पर आएगी। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि बी रैंक का हीलर भी विपिन को ठीक करने में नाकाम रहा। उसके गिल्ड में कोई ए रैंक का हीलर नहीं था और अगर वो किसी बाहरी ए रैंक के हीलर को बुलाती तो ये जोखिम भरा हो सकता था। मुझे सिर्फ ये सुनिश्चित करना है कि वो वहां से जाने से पहले न मरे। एक बार जब मैं उसे वहां पहुंचा दूंगी तो उसके जीवित रहने या मरने की जिम्मेदारी मेरी नहीं रहेगी, लायला ने सोचा और एक कमरे के सामने पहुंच गई। उसने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। कमरे में एक आदमी कुर्सी पर बैठा अपने फोन पर सुपर जारियो खेल रहा था। उस आदमी से कुछ ही दूरी पर एक कैप्सूल रखा हुआ था जिसमें हरा तरल भरा था और विपिन उसमें ऑक्सीजन मास्क लगाकर लेटा हुआ था। वो कैसा है? लायला ने पूछा और कैप्सूल की ओर बढ़ी। पहले जैसा ही, आदमी ने बिना फोन से नजर हटाए जवाब दिया। उस आदमी का नाम ड्रोइन था। वो B+ रैंक का हंटर था और उसी ने विपिन को बेहोश पाया था। जब लायला कैप्सूल के पास पहुंची और विपिन को देखा तो उसने पाया कि उसका चेहरा पीला हो गया है, भले ही वो मेडिकल कैप्सूल में था। उसके चेहरे पर समय समय पर दर्द के भाव उभर रहे थे। आखिर उसे क्या हो गया है? लायला ने माथे पर शिकन आते हुए सोचा। क्या उसने ये जानने के बाद कि वो यहां से भाग नहीं सकता, उसने कुछ बेवकूफी करने की कोशिश की और इसके चलते वो किसी तरह के जवाबी हमले का शिकार हो गया? उसने मन ही मन विचार किया और मेडिकल कैप्सूल खोल दिया। उसने अपने आध्यात्मिक समझ का उपयोग करते हुए
विपिन के शरीर की जांच शुरू की। भले ही हीलर ने उसे बताया था कि उसके शरीर में कुछ खास गड़बड़ नहीं है, बस उसका माना बहुत अशांत है, फिर भी उसने खुद इसकी जांच करना बेहतर समझा। हीलर बी रैंक का था, जो आध्यात्मिक समझ का उपयोग करने में सक्षम नहीं था। केवल ए रैंक के हंटर ही ये कर सकते थे। लायला ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आध्यात्मिक समझ को सक्रिय किया। एक अदृश्य लहर उसके शरीर से निकलकर विपिन की ओर बढ़ी। उस लहर ने विपिन के पूरे शरीर को ढक लिया और लायला बाहर से देख सकती थी कि शारीरिक रूप से कुछ भी असामान्य नहीं है। जब उसने बाहर से कुछ भी गलत नहीं पाया तो उसने विपिन के अंदर की स्थिति देखने का फैसला किया। अब देखते हैं कि उसका माना में कितना अव्यवस्था है। लायला ने सोचा और ध्यान से विपिन के माना में झांकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी आध्यात्मिक समझ विपिन के शरीर में अंदर गई, जिससे कुछ अजीब हुआ। एक काली ऊर्जा अचानक उसकी आध्यात्मिक समझ की ओर तेजी से बढ़ी। लायला को लगा जैसे उसके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए हों और उसने अपनी आध्यात्मिक समझ को वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काली ऊर्जा ने उसकी आध्यात्मिक समझ को तुरंत नष्ट कर दिया और लायला का दिमाग एकदम अंधेरे में डूब गया। ड्रॉइन अपने फोन पर गेम खेल रहा था। तभी अचानक उसे कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी, जिससे वो चौंक गया। उसने कैप्सूल की ओर देखा और वहां लायला को फर्श पर बेहोश पड़ा देखा तो वो हैरान रह गया। बॉस! ड्रॉइन जल्दी से उठकर उसके पास गया। उसने पहले उसकी हालत देखी और ये जानकर राहत महसूस की कि वह जिंदा है। उसे क्या हुआ? उसने बुदबुदाया और विपिन की ओर शक भरी नजरों से देखा। कुछ देर तक विपिन को देखने के बाद जैसे ड्रॉइन को कुछ समझ में आ गया हो, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। सच में? उसने अजीब सी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए कहा। लगभग 1 घंटे बाद लायला को होश आया। उसने देखा कि ड्रॉइन, जो अब भी उसके पास बैठा था, गेम खेल रहा था। उसका सिर चकरा रहा था और चेहरे पर उलझन भरी झलक थी। जब ड्रॉइन ने देखा कि वो होश में है तो वो उसकी ओर झुका। बॉस, क्या आप ठीक है? उसने हंसते हुए कहा। सच में, भले ही तुमने अपनी आध्यात्मिक समझ से उसकी चीज देखी हो, पर तुम्हें बेहोश होने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या वो औसत से बड़ी थी? शुरुआत में लायला को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहा था, क्योंकि उसका दिमाग अभी भी घूम रहा था। लेकिन जैसे ही उसे उसकी बात समझ में आई, उसके माथे पर गहरी लकीरें उभर आई। ड्रॉइन ने अचानक कमरे का तापमान गिरता हुआ महसूस किया। अगले ही पल कमरे की दीवार टूट गई और ड्रॉइन हवा में उड़ते हुए कमरे से बाहर चला गया। ड्रॉइन को बाहर उड़ा देने के बाद लायला ने गहरी सांस ली और अपने शरीर की जांच की। जरूर इसमें कुछ खास है, उसने विपिन को देखते हुए बुदबुदाया। उसकी आत्मा क्षतिग्रस्त हो गई थी, क्योंकि उसकी आध्यात्मिक समझ को काली ऊर्जा ने नष्ट कर दिया था। आत्मा पर हुए इस नुकसान के कारण ही वो बेहोश हो गई थी। आत्मा की क्षति को ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, और जब आपकी आत्मा क्षतिग्रस्त हो जाती है तो आपकी शक्ति भी घट जाती है। आखिर वो क्या चीज थी? लायला ने सोचा। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो काली ऊर्जा क्या थी जिसने उसकी आध्यात्मिक समझ को नष्ट कर दिया था। मुझे नहीं पता कि इस आदमी के साथ क्या हो रहा है, लेकिन अब मैं इसे यहां और नहीं रख सकती। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी, लायला ने खुद से कहा, और अगले ही दिन एकवाविले शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। चैप्टर 209 नजारे। एक गांव जैसी दिखने वाली जगह आग से जल रही थी। आग की भयंकर लपटें बवंडर की तरह आसमान तक उठ रही थी और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। भागो, राक्षस आ गया है! लोग घबराहट में चिल्लाते हुए बिना सोचे समझे दौड़ रहे थे। एक युवक जो करीब 20 साल का लग रहा था, भागते भागते अचानक गिर पड़ा। वो उठने और फिर से भागने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक आग का एक पिंजरा उसके चारों ओर बन गया, जिसने उसे भागने से रोक दिया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच सकते हो, इस महान राक्षस राजा से? एक दूसरा युवक धीरे धीरे जलती आग से बाहर निकला और आग के पिंजरे की ओर बढ़ा जिसमें वो व्यक्ति फंसा हुआ था। उस युवक को देखकर व्यक्ति के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उस युवक के काले बाल, काली आंखें और सुंदर चेहरा था। उसने चांदी का कवच पहना था और उसके चारों ओर आग के गोले इस तरह घूम रहे थे जैसे वे उसके आदेश का पालन कर रहे हों। युवक का चेहरा किसी ऐसे व्यक्ति जैसा दिख रहा था जो आकाश में ऊपर मंडरा रहा है और इस पूरे नजारे को बिना किसी भाव के देख रहा था। दुष्ट, जब तुम्हारा चेहरा मेरे जैसा है तो ऐसी बकवास बातें मत करो, विपिन खुद को कोसते हुए बुदबुदाया। ये देखकर कि उसका हमशक्ल खुद को महान राक्षस राजा कहकर अजीब ढंग से हंस रहा है,
उम्मीद है ये नाटक ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, विपिन ने धीरे से कहा, और देखता रहा कि कैसे उसका हमशक्ल एक पागलों की तरह लोगों को मारता जा रहा है। काफी समय बाद वो हमशक्ल अचानक जमीन पर गिर पड़ा। आखिरकार आकाश से सब कुछ देख रहे विपिन ने राहत की सांस ली जब उसने अपने जुड़वा को धरती पर गिरते देखा। अगले ही पल उसके हमशक्ल का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा और एक सुनहरी रोशनी में बदल गया। वो सुनहरी रोशनी हवा में उड़ती हुई सीधे विपिन की ओर आई और उसके शरीर में समा गई। जैसे ही उसने उस रोशनी को सोखा, उसे एक तेज सिरदर्द का एहसास हुआ। लेकिन विपिन अब इस दर्द से परिचित हो चुका था। ये पहली बार नहीं था जब उसके साथ ऐसा हो रहा था। सिरदर्द से जूझते हुए विपिन ने देखा कि उसके सामने का नजारा धुंधला होकर गायब होने लगा। जलते हुए गांव से अचानक विपिन ने खुद को एक शांत पहाड़ की चोटी पर पाया। ये पहाड़ घने हरे पेड़ों से ढका हुआ था और चारों ओर पक्षी खुशी से चहचहा रहे थे। पहाड़ का वातावरण बेहद शांत था। ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी जो ताजगी से भरी हुई थी। इस बार का नजारा थोड़ा शांतिपूर्ण है, विपिन ने बिना किसी हैरानी के अपने आसपास के माहौल का जायजा लेते हुए कहा। भयंकर सिरदर्द के कारण बेहोश होने के बाद वो इस अनजान और अजीब जगह पर पहुंच गया था। अनेक नजारे का अनुभव करते हुए ये उसके लिए अब एक परिचित प्रक्रिया बन गई थी। इतने सारे नजरे को देखकर वो ये भी भूल चुका था कि उसने कितने अलग अलग नजारा देखे थे। 100, 200, 500 डॉट, उसे सही संख्या का अंदाजा भी नहीं था। हर नजारा एक दूसरे से अलग था और उनमें केवल एक चीज समान थी। हर नजारे में उसने अपने जैसे ही किसी व्यक्ति को देखा था। अगर एक नजार में वो 8वीं कक्षा के सिंड्रोम से पीड़ित कोई पागल राक्षस राजा था, तो दूसरे नजारे में वो हीरो कॉम्प्लेक्स वाला नायक। किसी नजारे में वह एक राज्य का राजा भी था। वो उस नजारे को थोड़ी देर और देखना चाहता था, लेकिन ये भी बाकी नजारे की तरह जल्दी खत्म हो गया। वो राज्य के बारे में अधिक जानना चाहता था। नहीं, ऐसा नहीं था कि उसे ये जानने में दिलचस्पी थी कि क्या उस राजा के पास हरम है। वो बस ये सीखना चाहता था कि किसी राज्य को सही तरीके से कैसे चलाया जाता है। वो उस तरह का व्यक्ति नहीं था। लेकिन अफसोस, जैसे ही उसने कुछ सीखना शुरू किया, नजारा बदल गया और उसे एक नया नजारा दिखाया गया। उसे पता नहीं था कि ये सारे नजारे देखने में कितना समय बीत गया है। ऐसा लगता था जैसे उसने ये नजारा देखने की शुरुआत से अब तक कई साल गुजार गए हों। वो अपने जुड़वा भाई को देखने के लिए चारों ओर नजरें दौड़ाता रहा, क्योंकि हर नजारे में उसे अपने जैसा ही कोई दिखता था। और जैसा कि उसने सोचा था, जब उसने अपने आसपास देखा तो उसने अपने जुड़वा भाई को देखा। वो क्रॉस लेग करके बैठा था, आंखें बंद थी। उसने भगवा रंग वस्त्र पहना हुआ था, उसका सिर मुंडा हुआ था और उसके चेहरे पर शांति थी। तो अब मैं बौद्ध भिक्षु हूं, विपिन ने जम्हाई लेते हुए बड़बड़ाया। अपने गंजेपन को देखकर भी कोई हैरानी नहीं हुई। अगर मुझे अपने लिए कोई लुक चुनना होता तो मैं जरूर उस पंक स्टाइल को चुनता जिसमें मैं उन छात्रों को पीट कर उनकी जेब से पैसे लूट रहा था, विपिन ने एक अजीब मुस्कान के साथ कहा। एक नजारे में वो एक स्कूल का गुंडा था जो अपने साथियों को पीटता और उनसे पैसे वसूलता था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि अतीत में अजीत और बाकी लोगों ने उसे धमकाया था और इसलिए वो अपने साथियों को लूटते समय अजीब शांति महसूस कर रहा था। लेकिन आखिर ये सब क्या हो रहा है और ये कब खत्म होगा? विपिन ने भिक्षु की ओर देखते हुए कहा। वो काफी समय से इन नजारों को देख रहा था। शुरुआत में उसे लगा था कि ये जल्दी खत्म हो जाएगा और वो जाग जाएगा, लेकिन अब उसे ये भी याद नहीं कि उसने कितने नजारे देखे हैं और कब ये खत्म होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी यही फंसा रहूंगा? विपिन ने अपना सिर रगड़ते हुए सोचा। अचानक उसने देखा कि भिक्षु विपिन जमीन पर गिर गया। विपिन अपनी हंसी रोक नहीं सका जब उसने उसे चमकते हुए माथे के साथ गिरते हुए देखा। हमेशा की तरह भिक्षु विपिन सुनहरी रोशनी में बदल गया और वो रोशनी फिर से विपिन की ओर दौड़ी। रोशनी उसके शरीर में समा गई और उसने एक बार फिर से परिचित सिर दर्द महसूस किया। अब किस तरह का नजारा दिखेगा? विपिन ने अपना सिर हिलाते हुए बड़बड़ाया। वो अगला नजारा देखने का इंतजार कर रहा था, लेकिन इस बार काफी समय बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। अब क्या हो रहा है? विपिन ने माथे पर शिकन के साथ खुद से पूछा। अचानक उसे अपने सीने में एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसने अपना हाथ अपनी सीने पर रखा, ये समझने की कोशिश की कि आखिर चल क्या रहा है। ये डॉट। विपिन ने कुछ कहने की कोशिश की,
लेकिन तभी उसके सीने में भयानक दर्द उठने लगा। आर्घ! वो जोर से चिल्लाया और अपना सीना पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा। दर्द उसके दिल से नहीं आ रहा था, जहां उसका मोनार्च कोर स्थित था, बल्कि ये दर्द उसके प्राइम कोर से उठ रहा था। अब मेरे प्राइम कोर में क्या गड़बड़ है, उसने सोचा, इससे पहले कि उसकी आंखें धुंधली होने लगी और उसके आसपास की जगह ढहने लगा। चैप्टर 210 काली ऊर्जा का प्रभाव। लायला अपनी कार में बैठकर एक्वाविले शहर के हवाई अड्डे की ओर तेजी से बढ़ रही थी। विपिन कार की पिछली सीट पर बेहोश पड़ा हुआ था। वो कुछ दिनों बाद विपिन को यहां लाने का सोच रही थी, लेकिन कल रात की घटनाओं के बाद अब और इंतजार संभव नहीं था। उसे जल्द से जल्द विपिन से छुटकारा पाना था। लायला की आत्मा अभी भी क्षतिग्रस्त थी, और अगर जल्द ही कोई उपाय नहीं मिला तो उसको पूरी तरह से ठीक होने में लंबा समय लग सकता था। मुझे सेरा से मुआवजा मांगना चाहिए। आखिरकार उसी के काम के कारण मेरी आत्मा को नुकसान हुआ है। लायला ने मन में सोचा और सीधे हवाई अड्डे के मेन गेट से रनवे पर पहुंच गई। रनवे पर पहुंचते ही वो एक छोटे से जेट की ओर बढ़ी। जेट लगभग 15 मीटर लंबा था, लेकिन इसकी गति उस विमान से कहीं अधिक थी जिससे विपिन आया था। जेट तक पहुंचने के बाद लायला ने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करते हुए विपिन को विमान के अंदर उठाकर ले गई। वहां एक पायलट पहले से मौजूद था, जो डार्क गिल्ड का सदस्य था। वो केवल E+ रैंक का था। लायला ने उसकी ओर बिना देखे अपने स्टोरेज रिंग से एक मेडिकल कैप्सूल निकाला और विपिन को उसमें रख दिया। विपिन को कैप्सूल में डालने के बाद लायला एक सीट पर जाकर बैठ गई। उसके बैठते ही पायलट ने जेट चालू किया और विमान आसमान में उड़ गया। जेट के उड़ते समय विपिन का मोनार्च कोर और शैडो डोमिनियन के बीच कनेक्शन लगातार बन रहा था। विपिन के बेहोश हुए 20 दिन बीत चुके थे और अब कनेक्शन बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। कनेक्शन 99% तक पहुंच चुका था और पूरा होने में अब सिर्फ एक कदम बाकी था। स्कैन करने पर विपिन की आत्मा में जो अजीब ऊर्जा बची थी, वो अब भी समय पर वापस आ रही थी। जब भी वो ऊर्जा लौटती, विपिन के चेहरे पर दर्द के भाव उभर आते। मोनार्च कोर, जो बेहोश होने से पहले आधा ठोस और आधा तरल था, अब लगभग पूरी तरह ठोस हो गया था। सिर्फ एक छोटा हिस्सा तरल का बचा था, जो धीरे धीरे ठोस हो रहा था। जैसे ही कनेक्शन 100% पूरा होगा, वो अंतिम हिस्सा भी ठोस हो जाएगा। क्योंकि कनेक्शन 99% तक पहुंच चुका था, विपिन के शरीर से हल्के हल्के ऊर्जा के उतार चढ़ाव हो रहे थे। लायला ने उसे यहां लाते समय ये ऊर्जा उतार चढ़ाव पहले ही महसूस कर लिए थे। सच कहूं तो वो इन उतार चढ़ावों से परेशान थी, क्योंकि उन्हें महसूस करने पर उसे एक अजीब डरावना एहसास हो रहा था। जब भी ये ऊर्जा की लहरें निकलती, उसे अपने शरीर में वही ठंडक महसूस होती, जैसी उसने उस समय की थी जब काली ऊर्जा ने उसकी आध्यात्मिक समझ को नष्ट कर दिया था। लायला ने उस अजीब भावना को नजरअंदाज करने की कोशिश की और वहां पहुंचने से पहले थोड़ा आराम करने के लिए आंखें बंद कर ली। वो सिर्फ एक D+ रैंक का हंटर है। अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं कभी भी यहां से निकल सकती हूं। लायला ने सोचा और विपिन से निकलने वाली ऊर्जा को अनदेखा कर दिया। कुछ ही मिनटों बाद विपिन के शरीर से फिर एक और ऊर्जा की लहर बाहर आई। जैसे ही वो ऊर्जा उसके शरीर में वापस अंदर गई, उसका मोनार्च कोर और शैडो डोमिनियन के बीच का कनेक्शन 100% पूरा हो गया और कोर फिर से पूरी तरह ठोस हो गया। उसके कोर के ठोस होते ही विपिन के माथे पर एक काले निशान का उभरना शुरू हो गया। ये निशान एक पानी की बूंद जैसा दिख रहा था। अगर विपिन जाग रहा होता तो वह इसे तुरंत पहचान लेता, क्योंकि ये निशान उसकी शैडो एनर्जी के समान था, जो हमेशा उसके मोनार्क कोर के चारों ओर घूमता रहता था। शुरुआत में ये निशान हल्का था, लेकिन धीरे धीरे गहरा होने लगा। जैसे ही निशान पूरी तरह से बन गया, विपिन के मोनार्च कोर में हलचल शुरू हो गई। अचानक कनेक्शन के जरिए उसके शरीर में भारी मात्रा में छाया ऊर्जा प्रवाहित हो गई। विपिन का मोनार्च कोर पहले कभी न देखी गई गति से घूमने लगा। शैडो एनर्जी इतनी अधिक थी कि लायला, जिसने अभी अभी आराम करने के लिए आंखें बंद की थी, विपिन के शरीर से उठने वाले भयानक दबाव से कांप उठी। वो हड़बड़ाकर उठी और विपिन की ओर चौंक कर देखा। लायला ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसके पैर कांप रहे थे। ये क्या हो रहा है? उसने घबराते हुए कहा और अपने शरीर को कंट्रोल करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन माना का उपयोग करने के बावजूद वो अपने शरीर को हिलने से रोक नहीं पा रही थी। विपिन का मोनार्च कोर तेजी से घूमने लगा और कनेक्शन के जरिए आ रही शैडो एनर्जी को सोखने लगा। जैसे जैसे उसने ऊर्जा को सोखता गया, मोनार्क कोर का लेवल बढ़ने लगा।
कुछ ही पलों में ये सी रैंक तक पहुंच गया और विपिन के सामने कई मैसेज आए, लेकिन क्योंकि वो अभी भी बेहोश था, वो उन्हें देख नहीं सका। सी रैंक पर पहुंचने के बाद भी शैडो एनर्जी का प्रवाह नहीं रुका। विपिन का मोनार्च कोर शैडो एनर्जी को निरंतर सोखता रहा और उसका लेवल लगातार बढ़ता रहा। हर गुजरते सेकंड के साथ उसका मोनार्च कोर का लेवल और बढ़ता जा रहा था। कुछ ही पलों में ये सी रैंक के शिखर पर पहुंच गया और बी रैंक को तोड़ने के करीब था। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं था। कनेक्शन सफलतापूर्वक बनने के कारण मोनार्च कोर को शैडो डोमिनियन का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका था। कनेक्शन के जरिए आ रही ऊर्जा उसके मोनार्च कोर को बी रैंक के शिखर तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि जैसे जैसे मोनार्च कोर का लेवल बढ़ता गया, विपिन के डी प्लस प्राइम कोर पर दबाव बढ़ने लगा। जब तक मोनार्च कोर सी रैंक को पार नहीं कर गया, तब तक उसका प्राइम कोर सुरक्षित था। लेकिन जैसे ही मोनार्च कोर ने सी रैंक पार किया और उसकी रैंक बढ़ती रही, विपिन के प्राइम कोर में दरारें उभरने लगी। ये दरारें शैडो किंगडम डंजन में दिखने वाली दरारों से भी ज्यादा खतरनाक थी। सी रैंक के शिखर पर पहुंचने से पहले ही विपिन का प्राइम कोर दर्जनों दरारों से भर चुका था, और जब उसका मोनार्च कोर सी रैंक के शिखर तक पहुंचा और बी रैंक को तोड़ने वाला था, तब वे दरारें और भी चौड़ी हो गई।